शिक्षा दर्शन के YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेकर के आ रहे हैं व्याकरणिक कोटियों के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और व्याकरणिक कोटियों के विषय में जानते हैं। व्याकरणिक कोटियाँ भाषा की सहज तथा लघुतम इकाई वाक्य है। दोस्तों, भाषा की सहज और लघुतम इकाई जो है वो वाक्य है। वाक्य में व्याकरणिक योग्यता प्राप्त एक या एक से अधिक पद होते हैं। वाक्य में जो व्याकरणिक योग्यता प्राप्त है उनमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। लेखन तथा उच्चारण में शुद्धता यथार्थता लाने के लिए पदों को व्याकरण के कई अनुशासनों पर चलना पड़ता है। लेखन और उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए पदों को व्याकरण के कई अनुशासनों का पालन करना पड़ता है या अनुशासनों पर चलना पड़ता है। व्याकरण के इस अनुशासनात्मक आधार को व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग व्याकरण के इस अनुशासनात्मक आधार को ही व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। दोस्तों, इसमें व्याकरणिक कोटियों में भाषा की सहजता और लघुतम इकाई है और इनमें व्याकरणिक योग्यता एक या एक से अधिक पद होते हैं और लेखन और उच्चारण में शुद्धता लाने के लिए व्याकरणिक पदों को व्याकरण के अनुशासन पर चलना पड़ता है। इसे ही व्याकरण के अनुशासनात्मक आधार को ही व्याकरणिक कोटियाँ कहते हैं। तो इसका ये था परिभाषा। आगे करें कि ये व्याकरणिक कोटियाँ भाषानुसार अपने अपने ढंग की होती है। व्याकरणिक कोटियाँ जो है वह भाषा अनुसार अपने अपने ढंग की ही होती है। प्रत्येक व्याकरण में पद विभाग की कई कोटियाँ सम्मिलित है। इसके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए ही व्याकरणिक कोटियों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य में पद विभाग की कई कोटियाँ सम्मिलित हैं और इनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए ही व्याकरणिक कोटियों का अध्ययन करते हैं। इससे भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता सशक्तता के साथ निश्चयात्मक रूप सामने आता है। इसी आधार पर भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता सशक्तता के साथ निश्चयात्मक रूप से सामने आते हैं। व्याकरणिक कोटियों के कुछ उल्लेखनीय तथ्य हैं जो इस प्रकार से हैं। तो पहला है, प्रत्येक भाषा की व्याकरणिक कोटियों में भिन्नता होती है। दूसरा है, सही भाषाओं की व्याकरणिक कोटियाँ काल सापेक्ष होती है। तीसरा है, भाषा की रचना प्रक्रिया के अनुसार व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण किया जाता है। यथा जैसे अंग्रेजी में 4 लिंगों, संस्कृत में 3 लिंगों और हिंदी में 2 लिंगों की प्रक्रिया के अनुसार उनके लिंग संबंधी व्याकरणिक कोटि निर्धारित की गई है। तीसरा प्रकार में कह रहे हैं कि भाषा की रचना प्रक्रिया के अनुसार व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण किए जाते हैं। जैसे में अंग्रेजी में 4 लिंग है, संस्कृत में 3 लिंग और हिंदी में 2 लिंगों की प्रक्रिया के अनुसार ही उनकी लिंग संबंधी व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण की जाती है। व्याकरणिक कोटियों के आधार पर भाषा का विश्लेषण किया जाता है। व्याकरणिक कोटियों के आधार पर ही भाषा का विश्लेषण किए जाते हैं। हिंदी की व्याकरणिक कोटियों में लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाक्य आदि प्रमुख है। हिंदी में जो व्याकरणिक कोटियों में प्रमुख हैं वह है लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाक्य आदि, ये सभी प्रमुख हैं। तो पहला है लिंग।
अंग्रेजी में इसे जेंडर कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, अर्थात वह माध्यम जिससे किसी की पहचान की जा सके, लिंग की जा सके। दोस्तों, लिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वह है चिन्ह, अर्थात वह माध्यम जिससे किसी की पहचान की जा सके। लिंग के दो भेद हैं, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है व्याकरणिक। प्राकृतिक लिंग निर्धारण में कोमलता, लज्जाशीलता और शांति प्रियता को देखकर संबंधी प्राणी को स्त्रीलिंग कहा गया है। इसके विपरीत कठोर पुरुषेय तथा शक्तिशाली गुणों से संपन्न देखकर उसे पुल्लिंग वर्ग में व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राकृतिक लिंग निर्धारण में कोमलता, लज्जाशीलता और शांति प्रियता को देखकर ही इसमें जो संबंधित प्राणी को ही स्त्रीलिंग कहा गया है, और उसके विपरीत जिसमें कठोर पौरुषीय और शक्तिशाली गुणों से संपन्न को देखकर ही पुल्लिंग में व्यवस्थित किया गया है। सभी भाषाओं में लिंग निर्धारण प्रक्रिया और उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। सभी भाषाओं के जो लिंग निर्धारण प्रक्रिया है उनकी संख्या अलग अलग हो सकती है। एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त विभिन्न नामों के लिंगों में भिन्नता हो सकती है। यथा संस्कृत में दार यानी पत्नी पुल्लिंग बहुवचन है। यहाँ कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त जो अलग अलग नाम हैं उनके लिंगों में भिन्नता हो सकती है। जैसे संस्कृत में दार और हिंदी में पत्नी कहते हैं, वह पुल्लिंग बहुवचन है। इसके पर्याय स्त्री, नारी, भार्या आदि शब्द स्त्रीलिंग है। ये सभी शब्द स्त्री, नारी, भार्या ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो कलत्र नपुंसक लिंग है और यहाँ पर कलत्र जो है नपुंसक लिंग है। इस तरह स्पष्ट है कि व्याकरणिक तथा प्राकृतिक लिंग में पर्याप्त भिन्नता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि व्याकरणिक और प्राकृतिक लिंग में भिन्न है। अंग्रेजी में मैस्कुलिन, फीमेलिन, नेचर, कॉमन 4 लिंग हैं। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक 3 लिंग हैं, तो हिंदी में मात्र पुल्लिंग ही व्यवस्था है। दोस्तों, अंग्रेजी में 4 लिंग हैं और संस्कृत में 3 लिंग है और हिंदी में मात्र पुल्लिंग ही व्यवस्थित है, यानी 1 लिंग है। हिंदी में लिंग की अभिव्यक्ति मुख्यतः क्रिया से होती है। किसी शब्द के लिंग की ज्ञान प्राप्ति उनको वाक्य में प्रयोग कर संबंधित क्रिया के रूप से करते हैं। कभी कभी लिंग निराकरण कारणों चिन्हों से भी होता है। तथा उनका कुत्ता था, मेरी लाठी थी। यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी लिंग निराकरण कारकों चिन्हों से भी होता है, जैसे उनका कुत्ता, मेरी लाठी। इन दोनों वाक्यों में उनका के का और मेरी के री से कुत्ता और लाठी के
क्रमशः पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने का ज्ञान है। यहाँ पर दोस्तों उनका कुत्ता था और मेरी लाठी थी। इन दोनों वाक्यों में उनका के का और मेरी के री से कुत्ता और लाठी पुल्लिंग स्त्रीलिंग होने का ज्ञान है। हिंदी में लिंग भाव दो प्रकार से व्यक्त करते हैं। हिंदी में जो लिंग भाव है वो दो प्रकार से व्यक्त होते हैं। को प्रत्यय लगाकर, हिंदी के पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगा देने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। यथा प्रत्यय लगाकर, इनमें कहा जा रहा है कि हिंदी के पुल्लिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने से वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे में आ, बाल से बाला, बालक से बालिका, ई से नर, नारी, नर से नारी, लड़का से लड़की, इन से धोबी, धोबीन, नाई से नाइन, इया से बनाए कुत्ता यानी कुत्ता से कुतिया, आनी से नौकरानी, नीर यानी शेर से शेरनी। तो ये था प्रत्यय लगा करके इनका उदाहरण। ख है स्वतंत्र शब्द लगाकर। हिंदी में ऐसे प्रयोग सीमित ही मिलते हैं। संस्कृत में व के लिए स्त्रीलिंग सा तो पुल्लिंग सा का प्रयोग करते हैं, स्वतंत्र शब्द लगाकर। इनमें जो है हिंदी में ऐसे भी सीमित शब्द मिल जाते हैं जो कि संस्कृत में व के लिए स्त्रीलिंग शब्द सा तो पुल्लिंग सह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में वह के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में जो प्रयोग होता है वह के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए सी का प्रयोग होते हैं। दूसरा है वचन। वचन के द्वारा संख्या की सूचना मिलती है। हिंदी के एक वचन में एक व्यक्ति या वस्तु के अर्थबाधक शब्द होते हैं, तो बहुवचन में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के अर्थबोधक शब्द होते हैं। वचन, इनमें वचन के द्वारा संख्या की सूचना मिलती है या संख्या की जानकारी मिलती है। हिंदी के एक वचन में एक व्यक्ति का या वस्तु का अर्थबाधक शब्द होते हैं। उसी प्रकार से बहुवचन में दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के अर्थबोधक शब्द होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो वचनों की व्यवस्था है। संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन है। हिंदी में जो है एक वचन और बहुवचन दो वचन की व्यवस्था है। उसी प्रकार से संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये तीन वचन की व्यवस्था है और इनके संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि शब्द तथा धातु रूपों में वचनों का निर्धारण प्रत्यय लगाकर करते हैं। जैसे में पठ यानी पढ़ना, पठ का पठती यानी पढ़ता है, पठता दो पढ़ते हैं यानी पठता का पठंती वे पढ़ते हैं।
हिंदी शब्दों के एक वचन से बहुवचन परिवर्तन में कई प्रतियों का सहारा लिया जाता है तथा हिंदी के जो शब्द हैं उनमें एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन होने के लिए अनेक प्रत्ययों का सहारा लिया जाता है। जैसे में बात करें तो ए लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े। यहाँ यहाँ एक लड़का का बोध हो रहा है, लड़के में कई लड़कों का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से घोड़ा का घोड़े। यहाँ से चिड़िया, यहाँ एक चिड़िया का बोध हो रहा है। चिड़िया से चिड़ियों, कई चिड़ियों का। स्त्रियाँ, गायें, घोड़ा घोड़ों, बैलों। तो ये वचन के उदाहरण हैं। समूहवाचक शब्द प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं क्योंकि समूह रूप में उनकी एकता मानी जाती है, यथा दर्जन, दंपति, जोड़ा आदि। समूहवाचक शब्द जो हैं उनमें प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं क्योंकि समूह रूप में ही उनकी एकता मानी जाती है। जैसे में दर्जन, दंपति, जोड़ा आदि आते हैं। जातिवाचक शब्द अनेक से संबंधित होकर भी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, यथा गाय, पालतू जानवर, कुत्ता, स्वाभाविक जानवर आदि। जातिवाचक शब्द जो हैं इनमें अनेक से संबंधित होकर एक वचन में प्रयुक्त होते हैं और जैसे में है गाय पालतू जानवर, कुत्ता स्वाभाविक जानवर है। हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक ही रूप का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में ही होता है। ऐसे मुख्य शब्द हैं छात्र, कवि, मुनि, साधु आदि। यहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जिनके एक ही रूप का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में होते हैं। ऐसे शब्द हैं छात्र, कवि, मुनि, साधु आदि। ये शब्द हैं। वचन परिवर्तन में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ही नहीं विशेष शब्द भी प्रभावित होते हैं, जैसे अच्छा का अच्छे, गंदा का गंदे आदि। तीसरा है पुरुष। भारत में पुरुष की कल्पना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने होने और वार्तालाप करने से हुई है। पुरुष यह कह रहे हैं कि भारत में पुरुष की कल्पना जो है वह दो से अधिक व्यक्तियों के आमने सामने होने और वार्तालाप करने से हुई है। ऐसे समय वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व होता है। ऐसे समय में वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व होना दर्शाता है। इस संदर्भ में अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का सैद्धांतिक रूप से निर्धारण किया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस संदर्भ में जो है अन्य पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष का सैद्धांतिक रूपों का निर्धारण किया गया है। अर्थात वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता मध्यम पुरुष, दोनों से भिन्न अन्य पुरुष। संस्कृत में प्रथम ईश्वर को माना गया है।
इसलिए प्रथम पुरुष सबसे पहले और उत्तम पुरुष अंत में रखा गया है। यहाँ पर संस्कृत में जो है प्रथम पुरुष ईश्वर को माना गया है, इसलिए जो है प्रथम पुरुष सबसे पहले रखे गए हैं और उत्तम पुरुष अंत में रखा गया है। प्राय सभी भाषाओं में 3 पुरुषों की व्यवस्था है। प्राय हम लोग सभी भाषाओं में 3 पुरुष का अध्ययन करते हैं, जो कि तीनों पुरुषों की व्यवस्थाएं की गई है। जैसे हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी में, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी में जानेंगे। अन्य पुरुष में है वह वे। संस्कृत में स तौ ते सा ते ता, अंग्रेजी में ही सी दे। मध्यम पुरुष हिंदी में तुम आप तुम सब, संस्कृत में त्वं युवाम युवम, अंग्रेजी में यू। उत्तम पुरुष हिंदी में मैं हम, संस्कृत में अहं अह अवाम वयम, अंग्रेजी में आई वी। चौथा है कारक। क्रिया के निष्पादक को कारक कहते हैं। क्रिया की निष्पत्ति के साधनों में भेद होने के कारण कारकों में भेद होता है। कारक, इसमें क्रिया के निष्पादन को ही कारक कहते हैं और क्रिया की निष्पत्ति के साधनों में भेद होने से कारण कारकों में भेद होते हैं। प्रत्येक भाषा के कारकों की अवधारणा और उनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा और कारक की जो अवधारणा है उनकी संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। संस्कृत में कर्ता, कर्म, कारक, संप्रदाय, आपादान, अधिकरण, संबोधन 7 कारक पाए जाते हैं। संस्कृत में जो है 7 कारक पाए जाते हैं, जो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबोधन। ये सभी 7 कारक पाए गए हैं। कुछ विद्वान संबंध को कारक की कोटि में नहीं रखते, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में इसका सीधा योग नहीं होता है। यथा दशरथ के पुत्र राम बन गए, यहाँ दशरथ का संबंध राम से है, न किए गए क्रिया। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ विद्वानों का जो संबंध है, कुछ विद्वान संबंध को कारक की कोटि में नहीं रखते हैं, यानी कारक को नहीं मानते हैं, क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में इसका सीधा योगदान नहीं होता है। और जैसे में बात करें तो दशरथ के पुत्र राम बन गए, यहाँ पर दशरथ का संबंध राम से है, ना कि क्रिया से। संबोधन का रूप प्रथमा पर आधारित होता है। इस प्रकार संबोधन की पूर्ण स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। कुछ आचार्यों तथा विद्वानों ने संप्रदाय और आपादान को भी कारक श्रेणी में स्वीकार नहीं किया है। कुछ जो आचार्य और विद्वान हैं, उन्होंने संप्रदान और आपादान को भी कारक श्रेणी में नहीं स्वीकार किए हैं। उनका कहना है कि इनका भी क्रिया से सीधा योग नहीं है। इसी प्रकार कर्ता, कर्म, कारण और अधिकरण 4 कारक हुए। कुछ विद्वान या आचार्य संप्रदाय और आपादान को भी कारक की श्रेणी में स्वीकार नहीं करते हैं, और उनका कहना यह भी है कि इनका क्रिया से सीधा योग नहीं होता है। और इसी प्रकार से कर्ता, कर्म, कारण और अधिकार ये 4 कारक हैं। कारकों में लगने वाले चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। कारक में जो
चिन्ह लगते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्ति नामकरण का आधार है। विभक्ति जो है वह नामकरण के आधार है कि इससे कारक एक दूसरे से विभक्त हो जाते हैं। पाँचवा है काल। समय की स्थिति को काल कहते हैं। सभी भाषाओं में काल के मुख्यतः 3 भेद हैं। काल जो है समय की स्थिति को हम लोग काल कहते हैं और सभी भाषाओं में काल के मुख्यतः 3 भेद ही हैं। पहला भूत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्यत काल। इससे कई निष्पत्ति के समय का बोध होता है। भाषा विकास के अनुसार काल की धारणा में परिवर्तन होता रहता है। भाषा विकास के अनुसार काल की जो धारणा है उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतः भाषा में बीते हुए काल को भूतकाल, जो काल चल रहा हो उसे वर्तमान काल, जो काल अभी आया ना हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्यतः जो है भाषा बीते हुए काल को ही बीते हुए काल को भूतकाल कहते हैं और जो चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो काल अभी आया ना हो यानी आने वाला हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। विभिन्न कालों के उदाहरण द्रष्टव्य है। जो विभिन्न काल के जो उदाहरण हैं वह इस प्रकार से हैं। भूतकाल वह जा रहा था, मैं वहाँ गया था। दूसरा वर्तमान काल वह जा रहा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। भविष्यत काल वह जा रहा होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। कभी कभी काल सिद्धांतों के विपरीत प्रयोग मिल जाते हैं। यथा माली प्रतिदिन पौधों को सींचता है। इस वाक्य में भूतकाल में माली के पौधे के सींचने, वर्तमान में पौधों को सींचने के साथ भविष्य में भी सींचते रहने का भाव स्पष्ट होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी कभी जो है काल सिद्धांतों के विपरीत भी प्रयोग मिल जाते हैं। जैसे में माली प्रतिदिन पौधे को सींचता है। इसमें जो है वाक्य में भूतकाल में माली के पौधे को सींचने और वर्तमान में पौधों को सींचने के साथ भविष्य में भी सींचते रहने का भाव स्पष्ट हो रहा है। उक्त वाक्य को देखने से वर्तमान काल से संबंधित वाक्य लगता है। इस वाक्य को देखने से लगता है कि वर्तमान काल से संबंधित वाक्य है, किंतु है काल निरपेक्ष। किंतु जो है यह काल निरपेक्ष है। यदा कदा भविष्य काल के लिए भूतकाल के पर्दों का निर्धारण करते हैं। यथा आप रुकें, मैं आया। यहाँ आया शब्द आना का भूतकालिक रूप है, किंतु भविष्यत काल के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदा कदा भविष्यत काल के लिए भूतकाल के पदों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भविष्यत काल के लिए जो है कभी कभी भूतकाल के पदों का भी निर्माण करते हैं। जैसे आप रुके, मैं आया। यहाँ आया शब्द जो है वो आना का भूतकालिक रूप है, किंतु भविष्यत काल के रूप में भी प्रयुक्त हैं। भविष्यत काल के वर्तमान काल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यथा मैं आपके घर शाम को पहुंच रहा हूं। यहाँ पहुंच रहा हूं वर्तमान काल का रूप है, किंतु भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त है। इस वाक्य में जो है मैं आपके घर शाम को पहुंच रहा हूँ, इसमें जो है यहाँ पहुंच रहा हूँ वर्तमान काल का रूप है, और
भविष्यत काल के लिए प्रयुक्त हुए हैं। छठा वृत्ति, हिंदी में वृत्ति के लिए यहाँ जो है दोस्तों कुछ वृत्ति में शब्द मिसमैच है। यहाँ वृत्ति होगा लेकिन वती हो गया है, तो इसको वृत्ति पढ़ना है। वृत्ति, हिंदी में वृत्ति के लिए क्रियार्थ, क्रियाभाव और क्रिया प्रकार आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। वृत्ति, इनमें जो है हिंदी में वृत्ति के लिए क्रियार्थ, क्रियाभाव और क्रिया के प्रकार आदि शब्दों के प्रयोग होते हैं। अंग्रेजी में इसे मोड कहते हैं। वृत्ति को दोस्तों अंग्रेजी में मोड कहते हैं। डॉक्टर रामनाथ सहाय के अनुसार वृत्ति को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। मूड की अभिवाजना मुख्यतया विशिष्ट लकारों द्वारा अथवा और वृत्ति घोतक सहायक क्रियाओं द्वारा होती है। गौणतया विशिष्ट निपातों का भी प्रयोग होता है और पदक्रम और अनुपात विशेष भी सीमित मात्रा में इसे घोषित करता है। यहाँ पर डॉक्टर रामनाथ सहाय वृत्ति की परिभाषा इस प्रकार देते हैं और कहते हैं कि मूड की अभिव्यंजना मुख्यतया विशिष्ट कलाकारों द्वारा अथवा और वृत्ति घोतक सहायक क्रियाओं द्वारा होती है। गौणतया विशिष्ट निपातों का भी प्रयोग होता है और पदक्रम और अनुपात विशेष की सीमित मात्रा में इसे घोषित करता है। तो यह था रामनाथ सहाय के परिभाषा। आगे है स्वरूप। इसके द्वारा मनुष्य के मानसिक भाव साथ कर्ता कर्म के संबंध का ज्ञान होता है। पाणिनि के अनुसार लीड लकार वृत्ति का मुख्य आधार है। स्वरूप इसमें जो है इसके द्वारा ही मनुष्य के मानसिक भाव साथ ही कर्ता और कर्म का संबंध ज्ञान होता है। पाणिनि के अनुसार लीड लकार जो है वृत्ति का मुख्य आधार है। इसके द्वारा वक्ता के मानसिक व्यापक और भाषिक तत्वों का ज्ञान होता है। इसके आधार पर या इसके द्वारा वक्ता के मानसिक व्यापक और भाषिक तत्वों का ज्ञान मिलता है या होता है। वृत्ति और वक्ता के संबंध को रेखांकित करते हुए डॉक्टर सूरजभान सिंह ने कहा है, वृत्ति और वक्ता के संबंध में रेखांकित करते हुए डॉक्टर सूरजभान कहते हैं कि कार्य व्यापार के प्रति वक्ता की वृत्ति वस्तुतः एक व्यापक व्याकरणिक लक्षण है, जिसे अगर व्याकरणिक वृत्ति की परंपरागत परिभाषा से अधिक विस्तृत आयाम दे तो इसमें वे सभी भाषिक तत्व या लक्षण शामिल हो सकते हैं। सूरजभान कहते हैं कि कार्य व्यापार के प्रति वक्ता की वृत्ति वस्तुतः एक व्यापक व्याकरणिक लक्षण है, जिसे अगर व्याकरणिक वृत्ति की परिभाषा से अधिक विस्तृत आयाम दे तो इसमें वे सभी भाषिक तत्व या लक्षण शामिल हो सकते हैं, जो किसी भी प्रकार वाक्य में वक्ता के विशिष्ट दृष्टिकोण या अभिव्यक्ति को प्रकाशित करते हैं। वर्गीकरण। वृत्ति को मुख्यतः दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। और पहला है वृत्ति प्रत्यय। इनमें मुख्यतः आज्ञार्थक, संभावनार्थक, संकेतार्थक और भविष्यत संबंधी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है।
वृत्ति प्रत्यय, इनमें जो है मुख्य रूप से आज्ञार्थक, संभावनार्थक, संकेतार्थक और भविष्यत संबंधी प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। पहला आज्ञार्थक को दो उपवर्गों में बांटा गया है। पहला प्रत्यय आदेश, दूसरा अप्रत्यय आदेश। और प्रत्यय आदेश में मेरे लिए कलम लाओ, मेरे लिए कलम लाओ, और प्रत्यय आदेश में मुझे एक कलम चाहिए। ये आज्ञार्थक के दो उपवर्ग हैं। ऐसे में एगा प्रत्यय लगा देने से निवेदन भाव आता है, चाय दीजिएगा, साथ चलिएगा आदि। दूसरा है संभावनार्थक। वृत्ति के साथ क्रिया में ए प्रत्यय आते हैं। इससे इच्छा, कामना, अनुरोध का भाव प्रकट होता है। जैसे में जो है शायद वह चला जाए, ईश्वर तुम्हें खुश रखे। तो इसका उदाहरण है। तीसरा है संभाव्य। निश्चित तथा अनिश्चित संभावनाओं में क्रमशः तो होगा, रहा होगा और ता हो, रहा हो के प्रयोग होते हैं। संभाव्य, इनमें जो है निश्चित और अनिश्चित संभावनाओं में क्रमशः तो होगा, रहा होगा और ता हो, रहा हो के प्रयोग होते हैं। जैसे में जो है वह लिखता होगा, वह जग रहा होगा, शायद वह पढ़ता हो, शायद वह जाग रहा हो। इनके उदाहरण हैं। चौथा है संकेतार्थक। हिंदी में संकेत वृत्ति की सूचना शर्त और इच्छा के संदर्भ में ता प्रत्यय से होती है। अगर अंकुर कहता तो वह जरूर आता। संकेतार्थक, इनमें हिंदी में संकेत वृत्ति के जो सूचना शर्त हैं, शर्त और इच्छा के संदर्भ में ता प्रत्यय से होती है। जैसे में अगर अंकुर कहता तो वह जरूर आता, काश मैं भी लौट आता। यहाँ पर अगर अंकुर कहता तो वह जरूर आता, इसमें शर्त के भाव हैं, और काश मैं भी लौट आता, इसमें इच्छा प्रकट कर रहे हैं। पांचवा है भविष्यत। भविष्यत वृत्ति क्रिया में एगा, एगी, एंगे, उंगा आदि प्रत्यय लगाने से बनती है। भविष्यत, इनमें जो है भविष्यत वृत्ति, इनमें क्रिया में एगा, एगी, एंगे, उंगा आदि प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे में जो है वह घर जाएगा, मैं घर जाऊंगा, ये इसके उदाहरण हैं। खो है सहायक वृत्ति क्रियाएं। हिंदी में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया लगाने से वृत्ति का बोध होता है। जैसे सकना। सहायक वृत्ति क्रियाएं, इनमें जो है इसमें कह रहे हैं कि हिंदी में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया को लगाने से वृत्ति का बोध होता है। जैसे में सकना, कार्य व्यापार की पूर्णता का ज्ञान होता है, मैं नदी पार कर सकता हूँ। अगला पान, सामर्थ्य का बोध होता है। वह पत्र लिख पाया, तुम गा पाए। वे बना, सामर्थ्य बोध होता है, यहाँ नकारात्मक रूप होता है। उससे कहते ना बना। ना है बाध्यता सूचक वृत्ति क्रिया है।
मुझे अभी लिखना है, ना चाहिए। इससे परामर्श का बोध होता है, मुझे घर चलना चाहिए, तुम्हें अवश्य लिखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको व्याकरणिक कोटियों के विषय में बताया हूँ। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर करें। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।